हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स, जिसको कंप्लीट किया है अशोका मित्रन के द्वारा। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम अशोकामित्रन के बारे में जानते हैं। अशोकामित्रन was born on 22 सितंबर 1921 इन सिकंदराबाद। इनका जो जन्म है वो 22 सितंबर 1921 को सिकंदराबाद में हुआ। अशोक माशा पेन नेम गिवन टू हिम, उन्हें अशोक माशा उपनाम दिया गया। His एक्चुअल नेम was, इनका जो एक्चुअल नेम था गाइस वो है जगलीशा त्यागराजन। क्या था? जगलीशा त्यागराजन। बात करें तमिल राइटर एंड वाज द विनर ऑफ साहित्य एकेडमी, ये एक तमिल राइटर थे और साहित्य एकेडमी इन्होंने वॉन किया है। अशोकामित्रन रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंस वर्किंग इन द फूड इंडस्ट्री इन कॉलम ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर। और गाइस, अशोक मित्रन ने प्रमुख समाचार पत्रों के कॉलम में उद्योग के लिए काम करने के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। Later this column translated into his book named My Year with Bow, और इन्होंने क्या करा कि बाद में इन स्तंभों का अनुवाद उन्होंने इनकी जो बुक है My Years with Bow नामक पुस्तक में किया। बात करें His boss was S.S. वॉशन, इनके जो बॉस थे वो S.S. वॉशन थे। द ऑनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वे किसके ऑनर थे? जेमिनी स्टूडियो के। द मेजॉरिटी ऑफ हिज वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन द 1980s, यानी कि उनके जो बॉस एस वासन थे और जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे, उनकी अधिकांश जो कृतियां थी वो 1980 के दशक में अंग्रेजी में अनुवादित की गई थी। दस ही बिकेम मच पॉपुलर ड्यूरिंग द पीरियड, और इस प्रकार वह इस अवधि यानी इस समय के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो गए। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की। पोएट एंड पैनकेक्स के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप? मेकअप करने वालों की आग जैसी तकलीफ, यानी द फियरी, ये जो दे रखा है द फियरी मिजरी, आग जैसी तकलीफ से लेखक क्या क्या अभिप्राय है या क्या मतलब है? तो आइए आंसर्स की ओर चलते हैं। तो द मेकअप रूम वॉज फुल ऑफ ब्राइट लाइट अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। अब गाइस, क्या था कि उस रूम के अंदर यानी मेकअप रूम में आधा दर्जन बड़े शीशे के इर्द गिर्द तेज रोशनी थी। क्या थी? तेज रोशनी थी। ड्यूरिंग द मेकअप द एक्टर्स फेल्ट मच मोर द डिस्कम्फर्ट इन द मेकअप रूम्स, और मेकअप रूम जो था उसमें लाइट तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेकअप के दौरान जो कलाकारों को मेकअप रूम में ज्यादा असहजता महसूस होती थी। सो द राइटर कंसीडर इट एज फियरी एंड मिजरी। अब इसमें इसीलिए लेखक इसे आग जैसी तकलीफ मानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर? अब लेखक ने राष्ट्रीय एकीकरण का कौन सा एग्जाम्पल दिया है? तो बात कर लेते हैं। द ऑथर रिफर्स टू जेमिनी स्टूडियो एज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर वर्किंग टुगेदर देयर। अब गाइस, लेखक ने जो राष्ट्रीय एकीकरण का कौन सा एग्जाम्पल दिया है, तो उन्होंने दिया है, लेखक ने जेमिनी स्टूडियो को राष्ट्रीय एकीकरण का एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया है। कौन सा? जेमिनी स्टूडियो को दिया है। फ्रॉम डिफरेंट, और यहां पर क्या है, क्योंकि वहां भारत के विभिन्न भागों के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो
and why did he join the studios and why was he disappointed. अब guys इसमें 3 questions है. What work did the office boy do in the Gemini studio, यानी office boy Gemini studio में क्या काम करता था, and why did he join the studio, यानी वह स्टूडियो में क्यों शामिल हुआ, and why was he the disappointed, और उसे यानी क्यों निराशा मतलब बुलाया और उसे वह निराश क्यों था. तो आई होप यहां पर चलते हैं आंसर्स की ओर. तो द ऑफिस बॉय वाज डूइंग द मेकअप ऑफ दोज एक्टर हु प्लेड द क्राउड. अब गाइस ऑफिस बॉय उन अभिनेताओं का मेकअप कर रहा था जो भीड़ का किरदार निभाते थे. ही ज्वाइंड द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिस्ट. अब लिरिक यहां पर बात बता दें कि वह अभिनेता, पटकथा और लेखक, निर्देशक व गीतकार बनने के लिए स्टूडियो में शामिल हुआ था. ही वॉज डिसअपॉइंटेड. अब वह निराश क्यों था, क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट दैट हीज टैलेंट वॉज गोइंग टू वेस्ट. क्योंकि उसके पास जो टैलेंट था यानी जो उसका प्रतिभा थी वो बर्बाद हो रही थी या होने जा रही थी, क्योंकि उसे जो काम वो करना चाहता था और उसके पास जो टैलेंट था उसे वो किरदार नहीं मिल रहा था. नेक्स्ट बात करें, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो. अब बात कर लेंगे, इस क्वेश्चन है लेखक स्टूडियो में कुछ भी नहीं करता है क्यों, मतलब कुछ भी नहीं करता दिखाई देता है क्यों. तो the author appeared to be doing nothing at the studio because he always cut out newspaper clippings sitting at his desk. अब गाइस क्या होता है कि लेखक का जो काम था, लेखक अध्ययन में कुछ भी नहीं करता हुआ दिखाई दिया क्योंकि वह हमेशा अपनी मेज पर बैठकर अखबारों की जो कतरने यानी उनकी जो कटिंग थी वो काटता रहता था. बात करें पार्ट सेकंड की, तो इसका जो स्टार लगे हुए गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं पार्ट सेकंड के. व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड एंड हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन. अब ऑफिस बॉय निराश क्यों था और उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया. तो आंसर्स देखते हैं. तो इसका जो आंसर है गाइस, द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज हिज poetic talent was the being wasted and he showed his anger on कोथामंगलम सुब्बू. अब गाइस क्या था कि ऑफिस बॉय निराश था क्योंकि उसकी जो काव्य प्रतिभा क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. तो he showed his anger, उसने उसका जो गुस्सा था वो किसके ऊपर निकाला, कोथामंगलम सुब्बू के ऊपर दिखाया. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हु वाज सुब्बूस प्रिंसिपल. सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था. तो बात कर लेते हैं. मिस्टर एस एस वॉशन वॉज हिज प्रिंसिपल, यानी सुब्बू के जो प्रिंसिपल कौन थे, तो सिब्बू के प्रिंसिपल श्री एस एस वॉशन उनके प्रिंसिपल थे. चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस लिस्ट फोर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज. मतलब सुब्बू की महत्वपूर्ण जो क्वालिटी के बारे में बताना है कि सुब्बू को बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति माना बताया गया और उसकी 4 मुख्य विशेषताओं की सूची बताई है. तो सुब्बू हैड द फॉलोइंग 4 एबिलिटीज. ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म्स. सबसे पहला कि वह फिल्मों के निर्देशक थे. ही वॉज अ गुड पोएट, वह एक अच्छा कवि थे. और ही वॉज अ फाइन नॉवलिस्ट, वह एक अच्छे उपन्यासकार थे. ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत अमीर थे, बट पोलाइट पर्सन, वो बहुत विनम्र थे. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर. अब गाइस कानूनी सलाहकार को अन्य लोगों द्वारा विपरीत क्यों कहा गया है. तो बात करते हैं आंसर्स की. तो द लीगल एडवाइजर ऑलवेज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स. अब कानूनी जो सलाहकार थे वो हमेशा दूसरों के लिए क्या करते थे, समस्याएं खड़ी करते थे. और ही नेवर सॉल्व, मतलब वो समस्याएं खड़ी करता था और ही नेवर सॉल्व द लीगल केस, और साथ ही वह कभी भी कानूनी मामलों को हल नहीं कर पाता था. देयरफॉर ही वाज रिफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स, इसलिए उसे दूसरे लोग विपरीत कहते थे. आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की. व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर एट जेमिनी स्टूडियो. तो बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में. तो जेमिनी स्टूडियो जो जेमिनी स्टूडियो में वकील साहब को दूसरों से अलग क्या बनाता था. तो बात करें, इन जेमिनी स्टूडियो ऑल द एम्प्लॉइज वॉर खादी क्लोथ्स बट द लॉयर वर ट्राउजर शर्ट एंड टाई. अब क्या था गाइस कि जो जेमिनी स्टूडियो में सभी कर्मचारी
खादी के कपड़े पहनते थे, लेकिन जो वकील साहब पतलून, शर्ट और टाई पहनते थे। Sometime he was court too. Thus his appearance made him stand out from others. अब क्या था कि कभी कभी वे कोट भी पहनते थे, इसलिए उनका जो रूप उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। बात करें पार्ट नंबर थर्ड के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिड द पोएट एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल मिलेशंस। अब यहां पर बात करें कि क्या जेमिनी स्टूडियो के लोगों का कोई विशेष राजनीतिक उद्देश्य होता था या उद्देश्य था, तो आंसर होगा नो। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैड नो एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशंस। मतलब इनका क्या है, नहीं, जेमिनी स्टूडियो के लोगों का कोई विशेष राजनीतिक जुड़ाव नहीं था। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, व्हाई वाज द मोरल रियरमैन्स आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो। अब क्या है, जो रियरमैन्स आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो, तो मॉरल आंसर्स की बात करें तो मॉरल रियर मोमेंट्स आर्मी MRA, जिसका फुल फॉर्म है मोरल रियरमैन्स आर्मी, वाज अ शॉर्ट ऑफ द काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। अब इसमें बताया गया है कि जो कि नैतिक पुनः शास्त्रीकरण सेना AMRR अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिवाद आंदोलन था। इट वॉज वेलकम्ड एट द स्टूडियो बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एसोसिएशंस। स्टूडियो में इसका स्वागत उसके राजनीतिक जुड़ाव के कारण किया गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेम वन एग्जाम्पल staged by MRA how that Gemini studio was influenced by the plays। तो आंसर्स की बात करें, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। MRA द्वारा जो मंचित एक एग्जाम्पल बताइए कि जेमिनी अध्ययन नाटकों से कैसे प्रभावित हुआ। तो देयर आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द सेट्स एंड कस्ट्यूम्स used in the play Jotham Valley was kept in the studio for years। अब गाइस निम्नलिखित उदाहरण है जो नाटक जो जाथम वैली में प्रयुक्त सेट और वेशभूषा वर्षों तक अध्ययनों में छाया रही। बात करें क्वेश्चन 4 की, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था। मिस्टर एस वॉशन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो याद रखना गाइस, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, तो जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था, तो मिस्टर एस वॉशन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट कॉज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। अंग्रेज महिला और जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बीच संवाद की कमी का क्या कारण था। तो बात कर लेते हैं आंसर्स की। द मेन कॉज ऑफ द लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेजों और जेमिनी अध्ययन के लोगों के बीच में जो संवाद की कमी का मुख्य कारण भाषा थी। क्या थी, लैंग्वेज थी। द इंग्लिशमैन यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एज द पीपल ऑफ द स्टूडियो यूज्ड तमिल लैंग्वेज। अब क्या था गाइस इसमें कि अंग्रेज अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि जो स्टूडियो के लोग थे वो तमिल भाषा का इस्तेमाल करते थे। दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर्स, और वे हर एक जो भाषाएं समझने में, यहाँ की जो भाषा थी वो समझने में असमर्थ थे। चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाई इज द इंग्लिशमैन विजिट रेफर्ड टू अस अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अब गाइस यहाँ बताया गया है कि अंग्रेज की यात्रा को अस्पष्ट रहस्य क्यों कहा गया है। तो बात कर लें, द विजिट इंग्लिशमैन रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज द लैंग्वेज यूज्ड बाय him was not understood by the people Gemini Studio। Gemini Studio के लोगों को उनकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। None could identify him, और ना ही कोई उन्हें जज कर पाया यानी पहचान पाया। बात करें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। यानी कि इसके अंदर जो अध्ययनशाला में जो अंग्रेज आगंतुक कौन था, तो स्टेफन स्पेंडर अन इंग्लिश पोएट एंड एडिटर वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर जो कि अंग्रेजी कवि और संपादक स्टूडियो में अंग्रेजी के आगंतुक थे। बात करें नेक्स्ट, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर
टू द स्टूडियो वॉज। अब बात यहाँ पर यह आ रही है गाइस कि लेखक को कैसे पता चलता है कि अध्ययन के लिए अंग्रेज आगंतुक कौन था। तो द ऑथर विजिटेड द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। कहाँ गए थे वो? ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। वेयर ही शा, उन्होंने वहां देखा था। द नेम ऑफ द इंग्लिश विजिटर्स इज अ बुक। उन्होंने क्या देखा वहां पर? बुक का नाम था। क्या नाम था? बुक का नेम था। देन ही डिस्कवर्ड हु द इंग्लिश विजिटर वॉज। और फिर उसने पता लगाया कि अंग्रेजी आगंतुक कौन था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। तो गाइज यहां पर बात की जा रही है कि व्हाट What does the God that failed refer to? यानी कि the God that fail का क्या अर्थ है? तो the God that failed is collection of 6 essay by 6 different writers. The God that failed, I try all. अब यहां पर बताया गया है कि द गॉड दैट फॉल, जो कि 6 अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए 6 निबंधों का एक संग्रह है। याद रखना, द गॉड दैट फेल्ड जो कि 6 अलग अलग जो कि ऑथर हैं, ऐसे हैं, वो 6 डिफरेंट राइटर्स के द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बात करें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की, तो द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फेबल्स, पिक आउट इन सेंटेंस ऑफ दिस, शो हाउ दिस द सर्व टू मेक द पीस इंटरेस्ट। लेखक ने मानवीय कमजोरियों को उजागर करने के लिए कोमल हास्य का प्रयोग किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए कि यह लेखक किस प्रकार रोचक बनाता है। तो देयर आर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इट, मतलब इसके बारे में निम्नलिखित वाक्य हैं। द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल इज पेनकेक एंड इट इज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। सबसे पहला तो ये है कि मेकअप सामग्री का एक ब्रांड नाम पेनकेक है और इसे ट्रकों में भरकर लाया जाता है। द मेकअप रूम विथ मिरर एंड लाइट लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। अब दर्पण और जो रोशनी से सुसज्जित मेकअप कक्ष किसी हेयर कटिंग सैलून जैसा लग रहा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो वाई वाज कोथामंगलम सुब्बू कंसीडर नंबर 2 कंसीडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में कोथामंगलम सुब्बू को नंबर 2 क्यों माना गया? तो कोथामंगलम सुब्बू वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन। कोथामंगलम सुब्बू एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था। ही वॉज वेरी क्लोज, और वो बहुत क्लोज था, द बॉस एंड अनयूजुअली शेन विथ हर। वो बॉस के काफी करीब था और हर बार उसे बॉस के साथ ही देखा गया। देयर फॉर ही वॉज कंसिडर्ड एज नंबर 2 देयर, इसीलिए उसे नंबर 2 कहा गया। क्वेश्चन थर्ड जो है, देखिएगा गाइस, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो। लेखक ने जेमिनी स्टूडियो के श्रोताओं को संबोधित करते हुए अंग्रेजी कवि की असंगता यानी अयोग्यता का वर्णन किस प्रकार किया। द जेमिनी स्टूडियो मेड तमिल फिल्म, मतलब जेमिनी स्टूडियो में तमिल फिल्में बनाई गई। द ऑडियंस एट द जेमिनी स्टूडियो वर नॉट knowledgeable enough to understand the 30 and 12 of an English poet। और गाइज इसमें ये बताया गया कि वे अंग्रेजी कवि की 30वीं सदी और व्यथा को समझ सके। They failed to the understand anything the poet said, और वे कवि द्वारा कही गई किसी भी बात को समझ नहीं सके या विफल हो गए। Therefore the author described it as the incongruity। तो इसीलिए कहा गया है कि ये बिल्कुल एक असंगत है। ऑथर को क्या बताया गया? अयोग्य या असंगत कहा गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।